एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक। एक सर्कुलर ट्रैक है बच्चों, इसको एथलीट्स जो है 1 राउंड इस सर्कुलर ट्रैक का लगाता है। 1 राउंड का मतलब क्या हुआ, सपोज कर लो किसी समय वो पॉइंट ए पर है, फिर इस सर्कुलर ट्रैक की बाउंड्री पर घूमता घूमता फिर वह पुनः ए पोजीशन पर आ जाता है, तो वो कहलाता है 1 राउंड। इस सर्कुलर ट्रैक का जो बेटा डायमीटर दे रखा है, दिस इज द डायमीटर। ये जो डायमीटर दे रखा है दैट इज 200 मीटर इन 40 सेकंड। तो बेटा 1 राउंड का समय इनका कितना लग रहा है, 40 सेकंड लग रहा है। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकंड्स। तो बेटा टाइम फॉर 1 राउंड is given, that is 40 second. Total time is given, total time 2 minute 20 second is given. So what is the numerical value of this in second unit, because the above time is given in second. So first of all we convert this minute into second. So 2 minute is equal to 2 into 60 second plus 20 second. What happened, that is 120 plus 20, that is 140 second. तो बच्चों हम लोग क्या निकालना चाहते हैं कि इस सर्कुलर ट्रैक पर एथलीट्स दौड़ते हुए 140 सेकंड मीन्स 2 मिनट 20 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें पता चलना चाहिए कि वास्तव में कि 2 मिनट 20 सेकंड्स में उसकी पोजीशन क्या है, वो कहाँ पहुँचा है, ये पता करें। डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या है, इस सर्कुलर ट्रैक पर 2 मिनट 20 सेकंड्स में कितना पाथ उसने कवर किया उसको हम फाइंड आउट करें। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, 2 मिनट 20 सेकंड्स में अगर इसकी पोजीशंस यहाँ पर आ जाती है या यहाँ पर आ जाती है या यहाँ पर आ जाती है, तो सपोज कर लेते हैं 2 मिनट 20 सेकंड में उसकी पोजीशन यहाँ पर आ गई तो हम ये डिस्टेंस निकालेंगे। अगर 2 मिनट 20 सेकंड्स में उसकी पोजीशंस यहाँ पर आ गई तो ए और बी के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस निकालेंगे। अगर उसकी पोजीशंस यहाँ से यहाँ पर आ गई तो हम लोग ये पूरी डिस्टेंस शॉर्टेज डिस्टेंस निकालेंगे। तो इस तरह से हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट हो जाएगा। तो पहले बच्चे हम लोग देखेंगे कि ये एथलीट्स 2 मिनट 20 सेकंड्स में किस पोजीशंस पर रहता है। तो आइए चलिए देखते हैं इसके लिए क्या करना होगा। बेटा देखो, एक राउंड में वो 40 सेकंड लिया, तो ए से चलकर इस सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ता हुआ वो ए पर पहुंचा, 40 सेकंड लगा। फिर सेकंड राउंड दौड़ना शुरू किया, 40 सेकंड और लगा, टोटल हो गया 80 सेकंड। थर्ड राउंड दौड़ा, हो गया 120 सेकंड्स। उसके बाद 20 सेकंड्स में ये हाफ राउंड दौड़ करके कहाँ पर पहुँचेगा, बी पर पहुँचेगा। इट मीन्स वो कितने राउंड इस सर्कुलर ट्रैक पर 140 सेकंड्स में दौड़ता है, वो दौड़ता है 3.5 राउंड। तो इसे हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो बेटा नंबर ऑफ राउंड्स हम लोग निकालेंगे। नंबर ऑफ राउंड ये इक्वल होगा टोटल टाइम बाई टाइम फॉर 1 राउंड। तो टोटल टाइम हुआ 140, 1 राउंड का समय कितना हो गया 40, ये इससे डिवाइड कर देंगे बेटा, 4 3 जा 12 एंड 4 5 जा 20। तो पता चला कि 140 सेकंड्स में उसने 3.5 राउंड इस सर्कुलर ट्रैक का कंप्लीट किया है। तो बेटा अब देखो, अब हम क्या दिखाएंगे, अगर सर्कुलर ट्रैक पर ये एथलीट्स 1 राउंड कंप्लीट करता है तो हमें पता होना चाहिए कि वो कितना डिस्टेंस कवर करता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सर्कुलर ट्रैक पर चलते समय 1 राउंड में वो अपने सरकमफेरेंस के बराबर डिस्टेंस चलता है। तो इसका यहाँ बेटा डायमीटर दे रखा है, इसका डायमीटर दे रखा है 200 मीटर। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस सपोज कर लेते हैं r है, दैट इज़ 200/2, that is 100 meter. Just half of the diameter is known as a radius. In 1 round, athlete covers the distance is equal to circumference. और बेटा सर्कुलर ट्रैक का सर्कमफरेंस क्या होगा, 2πr होगा। So in 3.5 round, athlete covers the distances is equal to 3.5 into 2πr. वैल्यू हम लोग इसमें वैल्यू रखेंगे 2, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू रखेंगे हम लोग 100। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7, 0.5 टाइम्स आएगा, 5 2 जा 10, ये 1 हो गया, और 2200 जा 2200, दिस इज़ द मीटर। तो बेटा हमको क्या पता चला कि
एक राउंड में वो अपने सरकमफरेंस के बराबर डिस्टेंस कवर करता है, तो 3.5 राउंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? तो 2200 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। अगर वो इतना डिस्टेंस कवर करता है और मैं जानता हूँ कि दिस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, and we know that the length of actual path is known as a distance. So distance is equal to distance covered by athlete in 140 second is equal to 2200 meter. ओके, आफ्टर दिस वी वांट टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट अगर हमको फाइंड आउट करना है तो हमें 3.5 राउंड में ये देखना होगा कि इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो बेटा 3.5 राउंड में ये 1 राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड एंड 3.5 राउंड। इट मीन्स इन 3.5 राउंड एथलीट्स रीच्ड एट बी। सो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो बेटा ए और बी का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ये इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है और ये इसके इक्वल है डायमीटर ऑफ सर्कल। इसके इक्वल है डायमीटर ऑफ सर्कल और डायमीटर कितना है? 200 मीटर। तो बेटा ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। सो दिस इज द डिस्टेंस एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। ओके, the second questions of motion for class 9, and that question is Joseph jogs from one end A to other end B of a straight 300 meter road in 2 minutes 50 seconds। जोसेफ एक पर्सन है जो एक स्ट्रेट पाथ पर एक पोजीशन A से B तक जाता है along the straight 300 मीटर, अर्थात ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है 300 मीटर वो स्ट्रेट पाथ पर कवर करता है। ओके, सो द डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू 300 मीटर। टाइम टेकन इज 2 minutes 50 seconds। व्हाट इज द टाइम? टाइम इज गिवन दैट इज 2 minutes 50 seconds। व्हेन यू कन्वर्ट दिस टाइम इनटू one single unit like second, then 2 minutes is converted into 120 second plus 50 second, then what happen? You get 170 second। तो बच्चों जोसेफ एक पर्सन है जो A से B तक स्ट्रेट पाथ पर 300 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है 170 सेकेंड में, एंड देन टर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू द पॉइंट C। जब वो यहाँ से चलते चलते बी पर पहुँच जाता है तो बी के बाद वो रिवर्स आता है एक पॉइंट सी पर जो पहले वाले बी से 100 मीटर के डिस्टेंस पर है। तो बेटा जब वो सी पर आ गया तो वो बी से सी तक कितना डिस्टेंस कवर किया? दैट इज इक्वल टू 100 मीटर। एंड व्हाट इज टाइम? टाइम इज़ 1 मिनट। इन 1 मिनट यहाँ पर जो बेटा टाइम लगा, टाइम फ्रॉम बी टू सी जो लगा वो 1 मिनट लगा। 1 मिनट मीन्स दैट इज 60 सेकेंड। ओके, एंड दिस टाइम इज फ्रॉम वेयर टू वेयर? फ्रॉम ए टू बी, मीन्स ए से बी तक का जो टाइम लगा 170 सेकेंड लगा और बी से सी तक का जो टाइम लगा दैट इज 60 सेकेंड। ए से बी तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 300, एंड बी से सी तक उसने कितना डिस्टेंस किया? 100 मीटर। नाउ what are the Joseph average speed and velocities in jogging from A to B? तो बेटा A से B तक जोसेफ को जाने में कितना एवरेज स्पीड होगा और उसकी कितनी वेलोसिटीज होगी। सिमिलरली अगर वो A से C तक जाता है तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चंस में फ्रॉम A टू C अगर हमें निकालना है तो सबसे पहले हम देखें कि A से C तक टोटल डिस्टेंस कितना हो रहा है बेटा। A टू B, पहला केस है A टू B। फ्रॉम A टू B टोटल डिस्टेंस कितना हो रहा है? दैट इज 300 मीटर। एंड टोटल टाइम कितना लग रहा है? टोटल टाइम लग रहा है 170 सेकेंड। सो व्हाट इज द एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड मीन्स टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम।
तो टोटल डिस्टेंस आपका 300 बाई 170, 0 से 0 कट जाएगा, इसको जब कट करोगे तो ये आ जाएगा 1.76 मीटर पर सेकंड। दिस इज द एवरेज स्पीड व्हेन जोसेफ मूव्स फ्रॉम ए टू बी। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट, या सीधे सीधे हम कहें डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। तो बेटा ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सीधा सीधा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज आल्सो 300 बाई टोटल टाइम। ए से बी तक जाने में से कितने समय लगे? 170 सेकंड। तो अगेन इसको जब डिवाइड करोगे तो यू गेट 1.76 मीटर पर सेकंड। सो द एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी इज 1.76 मीटर पर सेकंड, एंड द एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 1.76 मीटर पर सेकंड। नाउ फ्रॉम ए टू सी, बेटा ए टू सी में अगर हमें एवरेज स्पीड निकालना है तो हमें टोटल डिस्टेंस कवर करना, टोटल डिस्टेंस पता होना चाहिए। टोटल डिस्टेंस का मतलब लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस कितना हुआ। तो टोटल डिस्टेंस आपका ए से बी ये लिखना पड़ेगा, प्लस बी से सी, क्योंकि यहाँ से यहाँ गया फिर यहाँ से यहाँ गया, तो पूरा लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ लिखना होगा। तो ए से बी तक का लेंथ प्लस बी से सी तक का लेंथ। तो ए से बी तक का लेंथ है 300 और बी से सी तक का लेंथ है 100, यू गेट 400 मीटर। नाउ टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना लगा बेटा? ए से बी तक जाने में कुल लगा 170 सेकेंड और बी से सी तक आने में लगा 60 सेकेंड। तो ये हो जा रहा है 0, 6 2 12, 13, 112, इतना सेकेंड इसका क्या हो गया? टोटल टाइम। तो बेटा एवरेज स्पीड अगेन उसी फार्मूले से निकलेगा, एवरेज स्पीड दैट इज टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस आपका कितना आया? 400 बाई 230, दैट इज द टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, व्हाट हैपन? जब इसको डिवाइड करोगे तो बेटा ये आ जाएगा 1.73 मीटर पर सेकंड। Now, if we want to find out the average velocity, it means we want to find out the displacement from A to C, that is the shortest distance between A to C, and the total time. So, for average velocity is equal to displacement by total time. तो बेटा डिस्प्लेसमेंट A से C तक का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो दैट इज AC, और टोटल टाइम। तो बच्चों देखो A से स्टार्ट करने के बाद वो B पर गया है और B से फिर C पर गया है, तो टोटल टाइम तो वही लगेगा जो उसने वास्तव में A से C तक जाने में यूज किया। तो दैट इज टोटल टाइम इज इक्वल टू हियर 230 सेकेंड। अब आया AC कितना होगा? तो AC मीन्स कहाँ से कहाँ तक जाएगा? ये पूरा डिस्टेंस 300 है और ये 100 है, तो जब पूरे 300 में से 100 घटाओगे तो आपको निकल जाएगा, मिल जाएगा displacement, that is 200 by 230, you get, when you divide this 20 upon 23 is less than this, तो ये आएगा 869 meter per second. So this is the average velocity. So this is the complete solution of the question number 2 from NCERT books. Thanks. The question number 3 in the question is given that Abdul, while driving to school, computes the average speed for his trip to be 20 km per hour. बेटा अब्दुल एक स्टूडेंट्स है जो अपने होम से स्कूल जाता है, और जिस समय जाता है इसका जो एवरेज स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर है। ओके, ऑन हिज ट्रिप, रिटर्न ट्रिप अलॉन्ग द सेम रूट, देखो रूट सेम है और ट्रिप क्या है? रिटर्न है। मीन्स स्कूल के बाद जब वो स्कूल से घर की तरफ आता है इस डायरेक्शंस में देयर इज लेस ट्रैफिक, रास्ते में ट्रैफिक बहुत कम होता है, एंड द एवरेज स्पीड इज़ 40 किलोमीटर पर आवर। इस कारण उसकी एवरेज स्पीड पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, जो 40 किलोमीटर पर आवर का होता है। कहता है व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड फॉर द अब्दुल ट्रिप। तो अब्दुल जो है घर से स्कूल जाता है और स्कूल से घर आता है, तो उसका एवरेज स्पीड हमें निकालना है। अगर हमें एवरेज स्पीड निकालना है तो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है? आप सभी लोग जानते हो कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई टोटल टाइम टेकन।
तो हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, टोटल टाइम कितना लिया। तो सपोज कर लेते हैं बेटा उसके घर से उसके स्कूल का जो डिस्टेंस है वो x किलोमीटर है। तो लेट द डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम होम बी x किलोमीटर। ओके, देन व्हाट इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अब्दुल, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, होम से स्कूल जाएगा x किलोमीटर और फिर स्कूल से घर आएगा उसी रूट के से आएगा तो x किलोमीटर और उसमें ऐड हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस हो गया बेटा 2x किलोमीटर। अब हमें ये फाइंड आउट करना है टोटल टाइम टेकन। तो टाइम कैसे निकलेगा बेटा, स्कूल से होम से स्कूल जाते समय उसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस है x किलोमीटर। तो अगेन by the formula distance is equal to speed into time, we can find out the time taken from home to school, and similarly from the time taken from school to home we can find out. So time taken by Abdul from home to school is t1. तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ से टाइम का फार्मूला क्या बनेगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो बेटा हम डिस्टेंस क्या रखेंगे, होम से स्कूल गया कुल x किलोमीटर एंड व्हाट इज देयर स्पीड, जब ये अपने घर से स्कूल जा रहा था तो उस समय इसकी स्पीड थी 20। तो इतना आवर हुआ टाइम होम से स्कूल जाने में। सिमिलरली टाइम टेकन by Abdul from school to home, suppose this time is t2, once again school to home the total distance covered is x and the time and the speed is 40 km per hour, so we get the second time. Now the average speed, now we want to find out the average speed, total distance covered, तो बेटा total distance उसने कितना कवर किया 2x, total time taken, पहला टाइम उसने t1 लिया और दूसरा टाइम क्या लिया t2 लिया, इसको हम लोग क्या कर देंगे ऐड कर देंगे तो हमें टोटल टाइम निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, लिखना होगा 2x बाई t1 की वैल्यू रखा जाए x बाई 20 और t2 के प्लेस पर t2 की वैल्यू रखा जाए प्लस x बाई 40। तो बेटा यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर 20 है, इसका डिनोमिनेटर 40 है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोग डिनोमिनेटर में एलसीएम लें, 20 और 40 का एलसीएम होगा 40, 20 2 जा और 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे 2x प्लस 40 1 जा और 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे x। तो बेटा ये हो गया 2x बाई 3x by 40. Here the numerator is not a fraction and denominator is given in the form of fraction. तो जो चीज़ फ्रैक्शन में नहीं होता उसको हम लोग किस में बदल देंगे, फ्रैक्शन में। तो ये हो गया फ्रैक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी फ्रैक्शन में है ही। तो बेटा होगा क्या, टॉप का बॉटम से मिडिल का मिडिल से मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 2x इंटू 40 बाई 1 इंटू 3x, ये इससे कट गया तो बेटा ये हो गया 80 बाई 3। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 2 जा 6, 2 0, 3 6 जा 18, अगेन 3 6 जा 18, 3 7 जा, दिस इज द एवरेज स्पीड for total trip by Abdul, that is 26.67 km per hour. So this is the complete solution of the question number 3. The fourth questions of this chapter is given a motorboat from rest on a lake accelerate in a straight line. एक मोटर बोट है जो लेक में रेस्ट से एक्सेलरेट करता है। तो एक ये मोटर बोट, ये लेक सपोज कर लो है, यहाँ से एक मोटर बोट चलता है, एक मोटर बोट यहाँ से रन करता है। तो ये जो ए पॉइंट पर है वो रेस्ट में है, मीन्स इट्स इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू हो गया 0। जब यहाँ से एक्सेलरेट करेगा तो इसकी वेलोसिटी में लगातार चेंज होगा और जब इसकी वेलोसिटी में लगातार चेंज होगा तो वो एक्सेलरेशन दे रखा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का फॉर 8 सेकेंड। कितने टाइम के लिए एक्सेलरेट हो रहा है, 8 सेकेंड के लिए। तो सपोज कर लेते हैं ये जो बोट है 8 सेकेंड में
तैर करके एक्सेलरेट होकर के यहाँ आ जाती है। तो बेटा टी की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 8 सेकेंड, ए की वैल्यू दे रखा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इनिशियल वेलोसिटी यू की वैल्यू दे रखा है 0। सपोज करो दिस इज इन मीटर पर सेकेंड। अगेन हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, तो इस टाइम में मोटर बोट जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता, हमसे ये पूछा जा रहा। तो इक्वेशन ऑफ मोशन की जो 3 इक्वेशन है दैट इज बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ओके, नाउ u इज गिवन, तो u देखो तीनों इक्वेशंस में है, a इज गिवन, a भी तीनों इक्वेशंस में है, t इज गिवन, तो t केवल इन दोनों इक्वेशन में है, इसमें नहीं। वी वांट टू फाइंड आउट s, तो s इसमें नहीं, इसलिए क्रॉस ये वाला इक्वेशन हमें यूज करना होगा। सो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, second equation of motion that is equal to s is equal to ut plus half at square. We put the value of u that is 0, the value of t that is 8 plus half. What is the value of f 3 and what is the value of t that is 8 square. बेटा ये हो गया 0 into 8 0 plus half into 3 into 8 into 8. 8 square means what? 8 into 8. Now divide this 8 by 2, you get 3 4 ja 12 into 8 and 12 8 ja 96 meter. So the motor boat when accelerate from rest for 8 seconds, then he covers the distance with this acceleration is equal to 96 meter. So this is the complete solution of the question number 4. In this question it is given that a driver of a car traveling at 52 km per hour applies the brakes and accelerate uniformly in the opposite direction. एक ड्राइवर है जिसका इनिशियल वेलोसिटी 52 km per hour है, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट कार इज 52 km per hour. He applies the brakes and this car stops in 5 seconds. Okay. Another driver is going at 3 km per hour. एक दूसरा ड्राइवर है जिसकी स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर, अप्लाइज इज ब्रेक स्लोली एंड स्टॉप्स इन 10 सेकंड। वो जब उस कार पर ब्रेक लगाता है तो 10 सेकंड में अपने आप को रोक लेता है। इट मीन्स टाइम टेकन बाय द सेकंड कार टू स्टॉप इज 10 सेकंड। ऑन द सेम ग्राफ प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। हमें एक ही ग्राफ पर दोनों कार के लिए क्या बनाने हैं, स्पीड और टाइम के बीच एक ग्राफ ड्रा करना है फॉर द 2 कार्स। व्हिच ऑफ द 2 कार्स ट्रेवल फर्दर आफ्टर द ब्रेक्स वेर अप्लाइड। इसमें कहता है कि जब दोनों कार में ब्रेक लगाए जाते हैं तो कौन सा कार जो है दूर इन टाइम में काफ़ी डिस्टेंस कवर करके स्टॉप होता है, ये हमें बताना है। यहाँ पर स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया है और टाइम सेकंड में दिया है। तो सबसे पहले हम लोग इस स्पीड को 52 को 5/18 से मल्टीप्लाई करके इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें 2 9 जा 2 2 जा 4 2 6 जा, तो ये हो गया 6 5 जा 30 6 5 जा 30 5 2 जा 10 1 30 बाई 9, ये हो जाएगा 9 1 जा 9 9 4 जा 9 1 जा 9 4 0 9 4 जा 36 9 4 जा 36 मीटर पर सेकंड इज द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इन मीटर पर सेकंड। एंड इफ यू वांट टू कन्वर्ट द सेकंड कार, the speed of second car in meter per second, then again we multiply by 5/18, we get 3 6 18, so we get 5/6 meter per second and you get their value is 0.83 meter per second. डिवाइड करो 6, एक डेसिमल बढ़ाओगे 50, 6 8 जा 48 2 0 6 3 जा 18. So this is the values of the both car in meter per second. तो फर्स्ट ऑफ ऑल we select the scale, क्योंकि बिना स्केल के ग्राफ बनता नहीं। तो बेटा हम लोग स्केल जब लेंगे तो हम लेंगे ऑन एक्स एक्सिस। सपोज कर लेते हैं ये 10 स्मॉल डिवीजन का ब्लॉक है, यहाँ से यहाँ तक मिलके एक बिग डिवीजन जो 10 स्मॉल डिवीजन में डिवाइडेड होते हैं, 20 30 40 50 इस तरह से ये डिवाइड है। तो ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, सपोज कर लेते हैं ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है 5 सेकंड को, ये 10 सेकंड को, ये 15 सेकंड को, ये 20 सेकंड को, ये 25 सेकंड को। तो ये टाइम हमने रिप्रेजेंट कर दिया सेकंड में ऑन द एक्स एक्सिस। तो हमने ग्राफ क्या लिया,
10 स्मॉल डिवीज़न इज इक्वल टू 5 सेकेंड। ये हमने डिस्टेंस इस पर कवर किया, तो इसीलिए हमने इस 10 स्मॉल डिवीजन को 5 सेकेंड, अगला 10 स्मॉल डिवीजन अगेन 5, तो 5 + 5 10, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते चले जाएंगे। अब आते हैं ऑन वाई एक्सिस पर। ऑन वाई एक्सिस पर जो ग्राफ का सपोज हमें करना है, उसमें कैसे सपोज करोगे? तो बेटा इसमें क्या करो, 10 स्मॉल डिवीजन को आप क्या कर लो, ये 0.83 है, ये 14.4 है, तो 2 मीटर पर सेकेंड को रिप्रेजेंट करो। तो ये आपका पहला स्मॉल 10 डिवीजन 2 हो गया, अगला 10 स्मॉल डिवीजन 4 होगा, अगला 10 स्मॉल डिवीजन 6, 8, 10, 12, 14 एंड दिस इज द 16। तो इस तरह से ये जो हमने स्पीड यहाँ पर दिखाया, मीटर पर सेकंड में दिखाया वाई एक्सिस पर, जो 10 स्मॉल डिवीजन को 2 किलोमीटर पर आवर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फॉर फर्स्ट कार की जो इनिशियल स्पीड थी दैट इज 14.4 थी। तो बेटा व्हेन टाइम इज 0, क्योंकि जब हमने उस कार की स्पीड को मेजर किया, उसकी स्पीड थी 14.4 मीटर पर सेकंड, एंड एट दैट टाइम इज 0। तो बेटा टाइम 0 कहाँ है? टाइम 0 यहाँ पर है। हम 14.4 को देखेंगे तो ये 14 है, 14 और 16 के बीच के डिवीजन करोगे तो 15 किलोमीटर पर आवर को दिखाएगा। 14.4 मीन्स 14.5 से थोड़ा सा कम, तो 14 एंड 15 के ठीक बीच में आपका बनेगा 14.5, और ठीक उससे थोड़ा सा नीचे के पॉइंट पर हम मार्क करेंगे दिस पॉइंट रिप्रेजेंट दैट इज 14.4 मीटर पर सेकंड, ये इसको रिप्रेजेंट करता है। और जैसे ही टाइम 5 सेकंड बीतता है, ये गाड़ी ब्रेक लगने के बाद स्टॉप हो जाती है और उसकी वेलोसिटी कहाँ जाती है? 0 हो जाती है। तो बेटा इस ग्राफ को मैं यहाँ से स्टार्ट करके 5 सेकंड पर ले जा करके ब्लॉक करूँगा। तो इस तरह यह हो गया फॉर फर्स्ट कार, जो हमारा स्पीड टाइम ग्राफ हुआ वो इस तरह से दिखा। ओके बेटा, अब आते हैं सेकंड कार के लिए। इसकी इनिशियल स्पीड है 0.83 व्हेन टाइम इज 0। तो जब टाइम 0 था तो इसका है 0.83। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक 2 है, इसका जस्ट हाफ क्या होगा? 1 होगा। ये 10 स्मॉल डिवीजन 2 के इक्वल है, तो 1 स्मॉल डिवीजन 1/2 होगा। 1/2 का मतलब हो गया 0.5 किलोमीटर पर आवर। तो इस हिसाब से अगर हम जाएं तो 1, 2, मतलब ये थोड़ा सा मैं 1 से थोड़े से कम को मैं यहाँ पर दिखाता हूँ बेटा। ये पॉइंट है 0.83, इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये कार स्टॉप करता है 10 सेकंड में, तो 10 सेकंड का टाइम हमारा यहाँ है, तो यहाँ से एक लाइन हम स्टॉप से यहाँ तक मिलाएंगे, तो ये हो गया फॉर सेकंड कार। तो दिस इज द speed time graph for both the car. Now we want to find out which of the two cars travels further distance when brake is applies. तो बेटा इस कार, इन दो जो ग्राफ हमने निकाला है, इस ग्राफ के हेल्प से हम पता करेंगे कि पहला कार जो है कितना डिस्टेंस कवर किया 5 सेकंड में, और दूसरा कार कितना डिस्टेंस कवर किया 5 सेकंड में। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द फर्स्ट कार हम निकालेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाई फर्स्ट कार। तो ये कैसे निकलेगा? आप जानते हो स्पीड टाइम ग्राफ में डिस्टेंस कैसे निकलता है? जब हम ग्राफ के अंडर का एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो बेटा डिस्टेंस कवर्ड बाय द फर्स्ट कार इज इक्वल टू एरिया अंडर द फर्स्ट ग्राफ। तो फर्स्ट ग्राफ बेटा हमारा क्या है? ये। अब इसका एरिया कैसे निकलेगा? ये एक ट्रायंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेटा इसका बेस क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक होगा, दैट इज टॉप पोजीशन। मैक्सिमम इसकी वैल्यू 5 है, मिनिमम 0 है, तो ये होगा ग्राफ से 5 - 0। हाइट क्या है? मैक्सिमम 14.4 है और मिनिमम क्या है? यहाँ पर 0 है, तो ये हो गया 0। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 × 5 × 14.4, ये इससे कट जाएगा, 2 7 जा 2 2 जा, मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, ये होगा कितना? 5 2 जा 10, 7 5 जा 35, 136.0 मीटर। तो फर्स्ट कार ने 5 सेकंड में 36 मीटर डिस्टेंस कवर किया व्हेन अप्लाइज द ब्रेक। फॉर सेकंड कार डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा? एरिया कवर्ड बाय सेकंड ग्राफ।
तो सेकंड ग्राफ का एरिया क्या होगा, मेरा ये वाला एरिया होगा, इस एरिया को हमें निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, अगेन बेटा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो बेस में हमें टाइम कहाँ से कहाँ तक मिला, 0 से 10, तो हमें लिखना पड़ेगा 10 माइनस 0 बेस हुआ। हाइट कहाँ से कहाँ तक मिला, 0.83 से 0, तो ये हो गया 0.83 माइनस 0, तो ये हो गया कितना 1/2 इंटू 10 इंटू 0.83, 2 5 जा, देखो 5 3 जा 15, 5 8 जा 40 एंड 1 कैरी 41, 2 प्लेस पर डेसिमल, तो इसने इतना डिस्टेंस कवर किया 4.15 मीटर। सो द फर्स्ट कार covers the distance 36 मीटर एंड सेकंड कार covers the distance 4.15 मीटर। तो कौन सा कार सबसे अधिक डिस्टेंस चला, फर्स्ट कार। तो आप लिखोगे इस पर क्वेश्चन का जवाब लिखोगे कि which of the two cars traveled further after brakes applies। तो कहना the first car traveled more distance in the comparison of the second car। So this is the complete solution of the question number 5। In this question it is given that figure below shows dt graph। एक ग्राफ दे रखा है जो डिस्टेंस और टाइम के बीच ग्राफ खींचा गया है ऑफ 3 ऑब्जेक्ट ए बी एंड सी। देखो एक ग्राफ ये ए के लिए ड्रा किया गया है जो यहाँ से चल करके इस तरफ जाता है, दूसरा ग्राफ बी के लिए ड्रा किया गया है और तीसरा ग्राफ सी के लिए ड्रा किया गया है। इट मीन्स दिस ग्राफ शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर 3 ऑब्जेक्ट्स ए बी एंड सी। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस ग्राफ को स्टडी करना है और फॉलोइंग क्वेश्चंस का आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन दैट व्हिच ऑफ द 3 इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट। तो फास्टेस्ट मूव करने का मतलब क्या हुआ कि जब भी हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं और जिस ग्राफ का स्लोप मैक्सिमम होता है, स्लोप मीन्स tan थीटा, स्लोप मीन्स tan थीटा। तो बेटा यहां पर आप बस ये देखो कि कौन सा ग्राफ एक्स एक्सिस से कितने एंगल फॉर्म कर रहा है। अब देखो बेटा जितना ही tan थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी उसका स्लोप उतना ही अधिक होगा, और जो ऑब्जेक्ट मैक्सिमम स्लोप रखेगा उस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होगी, फास्टेस्ट होगी, मतलब वो तेज ट्रेवल्ड करेगा। इट मीन्स कम टाइम में अधिक डिस्टेंस कवर करेगा। तो बेटा अगर मैं इन तीनों ग्राफ में स्टडी करूं तो ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस के साथ जो थीटा बना रहा है वो ये बना रहा, दैट इज थीटा 1, और यहाँ पर अगर मैं स्टडी करूँ तो ये बन रहा है थीटा 2, और यहाँ पर अगर स्टडी करूँ तो ये बन रहा है थीटा 3। तो बेटा इसमें सबसे अधिक आप देख रहे हो, देखने से क्लियरली पता चल रहा है कि थीटा 1 इज मोर देन थीटा 2 एंड आल्सो थीटा 3। सो वी कैन से दैट द ग्राफ बी फॉर ऑब्जेक्ट बी हैज मैक्सिमम स्लोप। तो लिखोगे इसके आंसर्स में सिंस स्लोप ऑफ ग्राफ बी हैज मैक्सिमम, so object B is traveling fastest। आप चाहो तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी इस कॉन्सेप्ट का अप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन यहां पर देख लेने से ही पता चल रहा है कि किसका एंगल अधिक है। नाउ द सेकंड इज आर ऑल द 3 एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। क्या तीनों ऑब्जेक्ट्स रोड पर कहीं भी सेम पॉइंट पर हैं? तो बेटा अगर तीनों ऑब्जेक्ट सेम पॉइंट पर होंगे, तीनों ऑब्जेक्ट सेम पॉइंट पर होंगे तो ये तीनों का ग्राफ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा लाइक दिस। अगर तीनों एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं तो ये इधर से चला, ऐसे इसका ग्राफ चला, इसका ग्राफ ऐसे चला, और जिस पॉइंट पर मिलेंगे वहाँ पर वो सेम पॉइंट पर होंगे। लेकिन यहाँ ग्राफ ए बी सी का जब हम देखते हैं तो कोई भी ग्राफ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करता है, तो सेकंड बी का आंसर हो जाएगा नो, बिकॉज द ग्राफ ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स ए बी सी डजंट इंटरसेक्ट एट ए सिंगल पॉइंट। नाउ द थर्ड इज हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पॉसेस ए। कहता है कि सी कितना ट्रेवल करता है जब बी ए को पास कर लेता है। तो बेटा यहां पर अगर देखो, अगर मैं इसको रब कर दूं
व्हेन बी पासेस ए, बी कहाँ है, बी ये है और ए क्या है, ये है। जब बी पास करता है ए को तो हमें ये पॉइंट मिलता है। जब बी पास करता है ए को तो पूछा जाता है सी ट्रेवल कहाँ करता है। इस पॉइंट से हम एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे लाइक दिस, इस तरह से एक परपेंडिकुलर डालेंगे लाइक दिस। अब ये जो परपेंडिकुलर डाला वो इस सी ग्राफ को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, ठीक है। तो लिखेंगे ड्रा ए परपेंडिकुलर फ्रॉम, सपोज द नेम ऑफ दिस पॉइंट इज P, फ्रॉम P to x axis which intersects the C graph, the graph C at point Q। तो ये कहाँ कट करता है, Q पर कट करता है। अब यहाँ से Q से y एक्सिस पर हम लोग परपेंडिकुलर डालेंगे, डिस्टेंस पर डालेंगे परपेंडिकुलर। तो ये हम लोग जब डालेंगे तो ये आ रहा है इस ग्राफ के अनुसार कहाँ पर, 8 किलोमीटर पर। तो अगेन ड्रा ए परपेंडिकुलर फ्रॉम Q टू डिस्टेंस एक्सिस, इसे बोलते हैं डिस्टेंस एक्सिस, which intersects the distance axis at point R. Suppose this point is denoted by R. So, final distance covered by C when B passes A is 8 किलोमीटर। बेटा देखो, जब यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये किस पॉइंट पर कट कर रहा है, इस 8 पर कट कर रहा है। तो 8 पर कट कर रहा है तो हम ये कहेंगे कि जब बी ए को पास करता है उस समय क्यू की पोजीशन क्या थी, वो 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पर था। लेकिन एक चीज़ हमें और देखना है, सी स्टार्ट कहाँ से किया, क्योंकि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये डिस्टेंस कवर किया। तो हमें ये फाइनल डिस्टेंस हुआ, उसकी इनिशियल पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन पता चल गया। इनिशियल पोजीशन अगर पता चल जाए तो मैं इस पूरे में से इस इनिशियल पोजीशन को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो कितना डिस्टेंस कवर्ड किया वो पता चल जाएगा। तो देखो, इनिशियल पोजीशंस ऑफ सी, इनिशियल पोजीशन ऑफ सी इज 0 से 4 को 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, 1 2 3 4 5 6 7। 1 बिग डिवीजन इज equal to 7 small division. So we can say that 1 small division is equal to 1 by 7 big division. ओके तो बेटा ये हमें क्या दिखा रहा है कि चूंकि यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को 7 इक्वल पार्ट में बांटा गया है और 7 इक्वल पार्ट हमें क्या दिखा रहा है, 4 किलोमीटर डिस्टेंस को दिखा रहा है। तो फ्रॉम ग्राफ 7 इक्वल डिवीजन इज 4 किलोमीटर। सो 1 डिवीजन, स्मॉल डिवीजन कितना हो गया, स्मॉल डिवीजन इज 4 बाई 7 किलोमीटर। तो हमें सी कहाँ से स्टार्ट हो रहा, सी की पोजीशन ये है 1 2 3 4। सो 4 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 4 इंटू 4 बाई 7 किलोमीटर, दिस इज इक्वल टू 16 बाई 7 किलोमीटर। सो we can write distance covered by C is, इनिशियल उसका डिस्टेंस जो फाइनल जो डिस्टेंस इसका था वो इस पॉइंट पर था, दैट इज़ 8 किलोमीटर, और फाइनल डिस्टेंस ये जो इनिशियल डिस्टेंस था वो 16 बाई 7 था। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 7 जा 56 माइनस 16 बाई 7 दैट इज़ 40 बाई 7, दैट इज 7 5 जा 35, 5 0 7 7 जा 49, 1 0 7 1 जा 7 किलोमीटर। इट मीन्स द ऑब्जेक्ट C covers the distance when B passes A is 5.71 kilometer. Again, the next part is how far has B traveled by time it passes C. कहता है कि जब B
सी को पास करता है तो बी कितना डिस्टेंस कवर किया रहता है। तो बी सी को कहाँ पास कर रहा है? व्हेन हाउ फार हैज़ बी ट्रेवल्ड बाई टाइम इट पासेस सी। तो बी साहब ये हैं और सी साहब ये हैं। जब ये दोनों एक दूसरे को पास करते हैं तो वो इस पॉइंट्स पर मिलते हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है कि जब बी सी को पास करता है तो बी कितना डिस्टेंस कवर किया रहता है। तो बेटा यहाँ से हम वाई एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे। ओके, तो अभी ये क्या दिख रहा है डी पार्ट में? व्हेन बी पासेस सी देन बी इज एट हाउ मेनी स्मॉल डिवीजन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. B is at 10 small division. Okay, here we know that one small division represent 4/7 kilometer. Since one small division shows 4/7 kilometer, so 10 small division can shows 4/7 into 10 kilometer, that is 40/7 kilometer. Again, this is the final position of B when it passes C. Now what is the initial positions of B? Initial, this is the final position of B. Now you find the initial position of B. B कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? जब टाइम 0 था तो B स्टार्ट हो रहा है 0 से, तो इसकी पोजीशन हो गई 0. सो वी कैन राइट B ट्रेवल्ड इज इक्वल टू बी ट्रेवल्ड, कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया? तो बेटा बी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? तो बी यहाँ से ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है. तो ये कैसे निकलेगा? जब इसमें से ये पोजीशन में से फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को घटाएंगे तो फाइनल पोजीशन आपका 40/7 है और इनिशियल पोजीशन 0 है, तो दैट इज आल्सो 40/7 विच इज इक्वल टू 5.71 किलोमीटर. सो दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चंस. थैंक्स. Next questions after 6 is the question number 7. In this question it is given that a ball is gently dropped from a height of 20 meter. एक बॉल है जो जेंटली ड्रॉप्ट किया जा रहा है किसी हाइट से जो 20 मीटर हाइट पर है. तो सपोज कर लेते हैं ये मेरा ग्राउंड है, इस ग्राउंड से 20 मीटर की हाइट पर एक बॉल है. इसकी हाइट कितनी है? दैट इज़ ये बॉल है. सपोज कर लेते हैं इसकी पोजीशन ए है और इस पॉइंट की पोजीशन बी है. बॉल को जो ये पोजीशन है ए की वो अर्थ सरफेस से 20 मीटर हाइट पर है. तो कहता है ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप, इस बॉल को यहाँ से जेंटली गिराया जाता है फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर, जो 20 मीटर हाइट पर है. इफ़ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज, तो बेटा जब कोई बॉल गिराया जाता है तो एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस पर वर्क करता है और उस एसेलरेशन के कारण इस बॉल की वेलोसिटी में लगातार चेंज होता है. उसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती रहती है, इंक्रीज होती रहती है, जिसके कारण उसमें एसेलरेशन प्रोड्यूस होता है. और वो जो एसेलरेशन होता है ए या जिसे हम जी के इक्वल कहते हैं, which is given here in your question, that is 10 meter per second square. कहता है if the velocity increases uniformly at the rate of 10 meter per second square, with what velocity will strike the ground. तो जब ये 20 मीटर की हाइट इस पॉइंट से चलते हुए ग्राउंड पर जस्ट टकराने से पहले इसकी फाइनल वेलोसिटी यहाँ क्या होगी पूछ रहा है. तो हमसे पूछा जा रहा है कि बिफोर जस्ट स्ट्राइकिंग द ग्राउंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बॉल, अगेन आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड. अगेन पूछा जा रहा है कि इसका टाइम क्या होगा ग्राउंड पर टकराते समय. तो बेटा हमें कैसे निकालना होगा? सबसे पहले देखें कि जब बॉल पोजीशन ए पर था एट पॉइंट ए, इट्स इनिशियल वेलोसिटी u विल बी 0, क्योंकि बॉल को इस तरह से पकड़ा गया, उसके अंदर कोई वेलोसिटी नहीं है. जेंटली छोड़ने का मतलब बॉल को रिलीज कर दिया गया, बॉल
रेगुलर उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से, और हमें निकालना है कि व्हाट इज़ द फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। तो इसके लिए बेटा हमारे पास बी है, ए है, और एक वैल्यू और दे रखा है, एच की वैल्यू जो दे रखा है दैट इज़ 20 मीटर। तो बाई थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बाई थर्ड law of motion, what is the third law? That is v square is equal to u square plus 2as। तो यहाँ जो b की वैल्यू होगी वही रहेगी, u वही रहेगी। जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है या नीचे से ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकी जाती है तो उस समय a कन्वर्ट हो जाता है g में, और एस जो है जो डिस्टेंस कवर कर रही है, हॉरिजॉन्टल लेवल पर नहीं कवर कर रही है, वर्टिकली कवर कर रही है, तो एस को हम रिप्लेस कर देते हैं एच से। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो वी स्क्वायर, यू की वैल्यू 0 प्लस 2 इंटू 10 और एच की वैल्यू पुट करेंगे 20। तो ये हो गया वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 00, इसका प्रोडक्ट हो गया। तो v की वैल्यू होगी √400, दैट इज v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। सो बिफोर स्ट्राइक द ग्राउंड द वेलोसिटी ऑफ बॉल विल बी 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकंड। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट विल बी द टाइम टेकन हियर। सो वी विल यूज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। बाई फर्स्ट इक्वेशन of motion, v is equal to u plus at। so b here convert v is equal to u, a कन्वर्ट होगा g में और टाइम तो t ही रहेगा। v की वैल्यू हमने कितना निकाला 20, u की वैल्यू 0 है, g की वैल्यू 10 दे रखा है, t की वैल्यू बेटा निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 10t, t में 10 मल्टीप्लाई है तो t की वैल्यू निकालोगे तो 10 को इधर भेजोगे तो ये क्या होगा, इसमें डिवाइड होगा, 10 2 जा 20, तो 2 विल बी 2 सेकेंड। इट मीन्स जब बॉल 20 मीटर हाइट से गिराया जाएगा तो वो टकराने के जस्ट पहले अपनी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड का रखेगा और स्ट्राइक ग्राउंड करने में 2 सेकंड का टाइम लेगा। So this is the complete solutions of the question number 7. In this question it is given that the speed time graph for a car is shown below in the figure। एक फिगर दे रखा है जिसमें स्पीड और टाइम के बीच एक ग्राफ ड्रा किया गया है। कहता है कि फाइंड हाउ डज द कार ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 सेकंड। कहता फाइंड हाउ फार मतलब कितना दूर चला जाता है, ट्रेवल कर जाता है इन फर्स्ट 4 सेकंड। फर्स्ट 4 सेकंड में सेट द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग द पीरियड। तो बेटा वो कितना डिस्टेंस चला जाता है, तो देखो ये स्पीड है और ये क्या है, टाइम है। तो एक्स एक्सिस पर 4 सेकंड कहाँ कंप्लीट हो रहा है, तो एक्स एक्सिस पर 4 सेकंड यहाँ कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पर जब हम यहाँ एक वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे तो ये इस ग्राफ को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। ओके, ये जब हम वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे तो ये इस ग्राफ को किस पर इंटरसेक्ट करेगा, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। तो बेटा हम लोग जानते हैं कि स्पीड टाइम ग्राफ में जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं इस कर्व का एरिया निकाल लूँ तो ये हमें यहाँ से यहाँ तक 4 सेकंड में कितना कार ने डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया ये पता चल जाएगा। तो आइए निकालते हैं इसका एरिया। तो वी नो दैट द एरिया अंडर the curve gives us distance covered by car. So distance is equal to area under the curve। हमें फाइंड आउट करेंगे। अब एरिया कैसे निकलेगा बेटा,
तो 4 सेकंड में ये बॉडी ये एरिया कवर करता है, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? तो इसके एरिया निकालने में एक प्रॉब्लम है, क्योंकि दो साइड तो वर्टिकल है, ये और ये साइड एक दूसरे के वर्टिकल है, लेकिन ये क्या है, एक कर्व है। तो बेटा अब इसको निकालने के लिए मैं इसकी इनिशियल पॉइंट को और इस पॉइंट को एक स्ट्रेट पाथ से ज्वाइन कर दें, एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दें, लाइक दिस। अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दूं तो हमें क्या मिलेगा? अगर मैं इस चीज़ को एक स्ट्रेट लाइन से इस तरह से ज्वाइन कर दूं तो ये शेप बन जाएगा एक ट्रायंगल का। तो एरिया अंडर द कर्व मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका नाम मैं रख दूं O, इस पॉइंट का नाम रख दूं A और इस पॉइंट का नाम रख दूं OAB। तो बेटा ये जो एरिया आएगा वो एक्चुअल एग्जैक्ट एरिया नहीं आएगा, नियरेस्ट एरिया आएगा। और नियरेस्ट एरिया हमें ट्रायंगल का निकालना है, तो किसी ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेटा ये जो एरिया आएगा यहाँ पर बेस इसका अगर ये माना जाएगा तो इसका हाइट क्या माना जाएगा, ये माना जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक t = 0 से 4 सेकंड तक जो बेस होगा वो 4 - 0 रिप्रेजेंट करेगा। अब बेटा जब यहाँ 4 सेकंड पर हमने वर्टिकल लाइन ड्रा किया था तो इस समय ये इसकी वेलोसिटी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लगभग ये 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर जब हाई वर्टिकल एक्सिस से हम लोग ये डिस्टेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, तो जब t = 0 था तो कार यहाँ से स्टार्ट हुई थी, और जब t = 4 था तो उस समय कार की वेलोसिटी या स्पीड कितना था, 6 था। तो मैं पूछूं कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो 6 में से 0 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा हाइट। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हाफ इंटू 4 इंटू 6, 2 2 ज़ा 12, तो नियरेस्ट 6 2 ज़ा 12 मीटर का डिस्टेंस वो ऑब्जेक्ट वो कार कवर्ड किया रहेगा। ओके, फिर अगेन कहता है कि सेट द एरिया ऑन द ग्राफ, तो हमने एरिया को सेट कर दिया, रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार ड्यूरिंग द पीरियड। ओके, सो दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ द पार्ट ए। नाउ द सेकंड पार्ट इज गिवन, व्हिच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। तो बेटा देखो, आफ्टर 4 सेकेंड जब कार यहाँ से इस तरह से चलता है तो आप देखते हो टाइम के साथ साथ उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट हो गई है। तो अगर मैं इस पॉइंट का नाम इधर C डाल दूं तो आफ्टर 4 सेकेंड द कार विल मूव विथ यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा, वो कांस्टेंट है। तो बी क्वेश्चन के आंसर में लिखेंगे, दिस इज द ए पार्ट। बी क्वेश्चन के आंसर में लिखेंगे आफ्टर 4 सेकेंड कार इज ट्रेवलिंग with 6 meter per second speed. So the motion of car along curve BC represents the uniform motion of car. So this is the complete solution of the part B. In this question it is given that state which of the following situations are possible. कुछ यहाँ सिचुएशंस दिए गए हैं, ए और बी सिचुएशन दिए गए हैं। ये पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा सिचुएशंस पॉसिबल होगा एंड गिवन एन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ दीज, और इसके लिए आप एक एग्जाम्पल दीजिए। In the first part it is given that an object with a constant acceleration but with zero velocity. आप एक ऐसे सिचुएशंस को बताइए विद एग्जाम्पल के द्वारा कि एक ऑब्जेक्ट में कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा हो बट विथ जीरो वेलोसिटी, लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो बेटा देखो, जब कोई ऑब्जेक्ट
नीचे से ऊपर की तरफ फेंकी जाती है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शंस में, तो इसकी वेलोसिटी धीरे 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 डिक्रीज करती जाती है और टॉप पोजीशन पर उसकी वेलोसिटी, यहाँ पर u कुछ न कुछ दिया जाएगा, उस वेलोसिटी से ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगी, लेकिन इसकी वेलोसिटी में लगातार रिटार्डेशन होने के कारण डिक्रीज हो जाएगा। तो जब इसकी वेलोसिटी लगातार डिक्रीज होती जाएगी तो एक पोजीशन ऐसा आएगा जब इसकी वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पर, एट हाईएस्ट पॉइंट द वेलोसिटी इज 0, एट हाईएस्ट पॉइंट द वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज 0। तो यहाँ पर कहा कि विद वेलोसिटी 0 होना चाहिए। तो यह एक सिचुएशन बना जहाँ आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जब अपवर्ड ऊपर की डायरेक्शन में भेजते हो तो वेलोसिटी 0 होता है। बट व्हाट इज हियर एक्सेलरेशंस? आप जानते हो कि अर्थ एक कांस्टेंट एक्सेलरेशंस किसी प्लेस पर लगाता है जिसकी वैल्यू g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड और ये कहीं कहीं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल होता है। लेकिन जिस पोजीशन पर अर्थ के जिस पार्ट पर ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंका जाएगा वहाँ एक फिक्स एक्सेलरेशंस लगेगा इसके मोशन के दौरान। तो ऑब्जेक्ट चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे हाईएस्ट पॉइंट पर हो, वहाँ पर उस पर एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन हमेशा वर्क करेगा जो g के इक्वल होगा और इसकी वैल्यू 9.8 या 10 मीटर पर सेकंड के आसपास होता है। सो दिस इज द ओनली वन कंडीशंस इन विच एन ऑब्जेक्ट विथ कांस्टेंट accelerations and with zero velocity. Okay, now in the second part it is given that an object moving in a certain direction, एक ऑब्जेक्ट किसी सर्टेन डायरेक्शंस में मूव कर रहा विथ एक्सेलरेशन, जिसमें एक्सेलरेशन है इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। बेटा अगर हम एक स्टोन को लें और उसको थ्रेड में बांध करके हाथ में ले करके इस तरह से उसको रिवॉल्व करें, अर्थात जब स्टोन को मैं सर्कुलर पाथ पर इस तरह से बांध करके रिवॉल्व करूंगा तो एक सर्कुलर मोशन करेगा और सर्कुलर मोशन के दौरान इसके हर पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, इस सर्कुलर ऑर्बिट के टेंजेंट के डायरेक्शंस में इसका क्या होगा, वेलोसिटी होगा। अगर ये ऑब्जेक्ट किसी समय यहाँ हो तो इस पर वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होगा, अगर ये ऑब्जेक्ट किसी समय यहाँ हो तो इस पर वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होगा, और अगर ये ऑब्जेक्ट किसी समय यहाँ पर हो तो इस पर वेलोसिटी का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। दिस डायरेक्शन शोज द टेंजेंशियल पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। नाउ इन व्हिच डायरेक्शन एक्सेलरेशन एक्ट? तो बेटा इस वेलोसिटी के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में जो सेंटर की तरफ कॉन्सेंट्रेट होता है उस डायरेक्शंस में एक्सेलरेशन वर्क करता है, और ये एक्सेलरेशंस क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि आपने कह रखा है कि एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद ए सर्टेन डायरेक्शन विथ एक्सेलरेशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। तो ये एक सिचुएशंस यही यहाँ बनता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करता है तो वहाँ पर एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ वर्क करता है और उसकी वेलोसिटी इस सर्कुलर पाथ के टेंजेंट के डायरेक्शंस में वर्क करती है। The 10th question is given, an artificial satellite is moving in a circular orbit. एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, मानव निर्मित सैटेलाइट है जो सर्कुलर ऑर्बिट में इस तरह से रिवॉल्व करता है। ओके, ऑफ रेडियस 42250 किलोमीटर। इस ऑर्बिट का रेडियस कितना है, r इज इक्वल टू 422,540 किलोमीटर है। कैलकुलेट इट स्पीड्स, हमें इसका स्पीड बताना है, तो हमें फाइंड आउट करना है स्पीड। रेडियस आपका इसका दे रखा है 42250 किलोमीटर। कैलकुलेट इट स्पीड्स इफ इट टेक 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। अगर वो अर्थ के अराउंड ये सैटेलाइट रिवॉल्व करने में 24 आवर्स लेता है तो टाइम इज इक्वल टू 24 hours. So first of all we want to find out how much distance covered during one complete revolutions. तो जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर मोशन पर रिवॉल्व करता है तो हम जानते हैं कि वो सर्कुलर ऑर्बिट पर अपने सरकमफरेंस के इक्वल डिस्टेंस कवर करता है। तो हम निकालेंगे डिस्टेंस
covered by satellite in one round is equal to circumference. And what is circumference? 2 pi r, that is 2 into 22 by 7, and r is here given 42250. So this is the total distance covered by the satellite when it revolves around the earth. Now we want to find out speed. We know that what is the formula for speed? Speed is equal to distance by time. What is distance? 2 into 22 by 7 इंटू 42250, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस के प्लेस पर रख दिया। टाइम, कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स। तो बेटा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा? किलोमीटर पर आवर में। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 2 से देखो 24 कटेगा 12 टाइम से, 2 6 जा 2 11 जा, और 6 से ये कट जाएगा 2 3 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो हमें करना क्या होगा? इसको मल्टीप्लाई करना होगा 21125 बाई 7 इंटू 3। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, 21125 को 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिपीट हो जाएगा, और यहाँ ये भी रिपीट हो जाएगा। ऐड करेंगे 5 5 2 7 2 1 3 2 2 1 3 2, दिस गिव्स 2 3 2 3 7 5 बाई 21। नेक्स्ट टाइम वी वांट टू डिवाइड दिस 2 3 2 3 7 5 को 21 से, तो 21 जा 21 2 2 21 जा 21 1 3 नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएंगे, नेक्स्ट डिजिट 7 उतारेंगे, फिर 6 टाइम्स ले जाएंगे, 6 1 जा 6 6 2 जा 12, 1 3 में से 2 चला जाएगा 1, हो गया 5, तो 21 5 जा, तो 5 1 जा 5 5 2 जा 10, यह हो गया 10, पॉइंट बढ़ा के 0 उतारेंगे, 21 4 जा 4 1 जा 4 4 2 जा 8, 10 में से 6 चला जाएगा 4, 10 में से 4 चला जाएगा 6, 9 में से 8 चला जाएगा 0, तो नियर अबाउट 7 टाइम्स जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 11065.47 किलोमीटर पर आवर। तो 1 आवर में वो इतना डिस्टेंस कवर्ड करेगा। ओके, सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशंस ऑफ द क्वेश्चन नंबर 10।